नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और शांति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह समय समय पर जरूरी कदम उठाए। उन्हीं कदमों में से एक कदम है अफसपा। सरकार ने फिलहाल क्या किया है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए अफस्पा कानून को बढ़ा दिया है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि यह क्या है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके विरोधियों का क्या कहना है और यदि इससे आगे हम समाधान की बात करें तो क्या हो सकता है। इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे, चूंकि आज का जो यह मुद्दा है आपके आंतरिक सुरक्षा के खंड से जाकर के जुड़ेगा और काफी महत्वपूर्ण भाग पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि संस्कृति आईएएस बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जारी कर रही है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगा। 15 अक्टूबर से बैच की शुरुआत की जा रही है। फी केवल 25,000 यहां रखा गया है। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी भुगतान कर सकते हैं। कोर्स में शामिल यदि कुछ विशेषताओं की बात करें तो 500 से अधिक घंटों की कक्षा होगी। वैधता की बात करें तो जिस दिन से भी आप कोर्स लेना शुरुआत करेंगे उसके 1 साल बाद तक आप इस कोर्स को असीमित बार देख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन 2 कक्षा ली जाएगी और नियमित क्लास टेस्ट होगा ताकि आप अपना मूल्यांकन कर सके। जिस भी विषय या खंड की पढ़ाई करा दी जाएगी उसके लिए आपको प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस विषय में विस्तृत जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट करके हमारी टीम से जानकारी लेकर के आप नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए अब चर्चा की तरफ लौटते हैं। यहाँ पर क्या है? सेंट्रल एक्सटेंड्स अफस्पा इन पार्ट्स ऑफ नागालैंड अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 मंथ्स। यानी कि केंद्र सरकार के बारे में कहा जा रहा है यहाँ पर कि अफस्पा कानून को केंद्र सरकार ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया है। तो अब यहाँ पर चर्चा फिर से शुरू हो जाएगी कि आखिर अफस्पा की जरूरत ही क्या पड़ जाती है। और यदि नागालैंड में, यहाँ पर ध्यान देना है, नागालैंड की बात करें और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों की बात करें तो यहाँ पर ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके वजह से अगले 6 महीने के लिए अफस्पा कानून को बढ़ा दिया गया है। इन सभी चीजों पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और अफस्पा कानून क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहां से इसकी शुरुआत होती है, इन सभी मुद्दों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। फिर एक प्रश्न भी प्रीलिम्स के स्तर का शामिल होगा जिसका आपको समाधान करना है, वह भी इसी लेक्चर से है, इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक इसे देखना है। इसके प्रमुख बिंदु पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक के लिए यह कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी आगामी जो 1 अक्टूबर आ रहा है उससे अगले 6 महीने तक के लिए यह प्रभावी रहेगा। सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1995 से पूरे नागालैंड में यह लागू था। 1 अप्रैल 2022 को गृह मंत्रालय ने असम, मणिपुर और नागालैंड में अशांत क्षेत्रों को कम कर दिया था। अशांत क्षेत्र कहने का मतलब है जहां पर उग्रवाद की समस्या उत्पन्न दिख रही हो, ऐसा जगह जहां पर पता चलता हो कि सामान्य पुलिस बल जो है उसके द्वारा स्थिति को काबू में नहीं लाया जा सकता है, जहां पर सेना को उतारना लाजमी हो गया हो। देश की सुरक्षा और अखंडता जो है या क्षेत्रीय शांति की बात जो है वह धूमिल हो रही हो, तो इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत यह देखा गया कि असम, मणिपुर और नागालैंड में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर यह अशांत क्षेत्र जो है उसकी संख्या कम हुई थी, इसीलिए वहां पे अफस्पा कानून को हटाया भी गया था। लेकिन समय के साथ फिर देखा गया कि वहां पर उग्रवाद की समस्या लगातार बढ़ती गई और फिर इसके मद्देनजर इस तरह के कार्य किए गए। अभी आप मणिपुर की स्थिति आप जान ही रहे हैं, मणिपुर में किस तरह से 2 गुटों को लेकर के जो झड़प चल रहा है, उसके मद्देनजर जो आसपास के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर स्टेट कहे जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, वहां पर भी अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लेना अभी लाजमी समझा है। यहां देखिए 7 सिस्टर्स का यहां पर आप मैप देख रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में यह किया गया है। इसके अलावा और भी कई राज्य यहां हैं जहां पर कुछ क्षेत्र, जहां पर मान लीजिए कि कोई स्टेट है, वहां के 3 डिस्ट्रिक्ट को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, तो उसके 3 डिस्ट्रिक्ट में ही अफस्पा कानून को लागू किया गया है। ऐसे कुछ क्षेत्र जो है केंद्र सरकार
के गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है, जहां पर 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक के लिए यह कानून जो है वह प्रभावी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैन्य बल विशेष शक्ति अधिनियम आखिर होता क्या है, क्यों यह अधिनियम जो है हमेशा विवादों का कारण बना रहता है। जहां पर सेना को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाती है, वहीं मानवाधिकार के संरक्षण के जो लोग हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, वह इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे ताकि कोई भी पक्ष छूट ना जाए। 1942 से इसकी शुरुआत होती है। इसके इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस अधिनियम का जन्म कहां से होता है। देखिए, भारत की आजादी की मांग की जा रही थी और आजादी की लड़ाई जो है अपने चरम पे था। महात्मा गांधी 1942 में फिर से कमर कस के मैदान में उतर चुके थे और भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने वहां पर प्रचालित कर दिया था और अंग्रेजों से कहा था कि भारत आपको छोड़ के जाना होगा और भारतीयों से कहा था करो या मरो। वहीं पर यहां इस कानून को एंट्री की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जो भारत पर उस वक्त शासन कर रही थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि उस वक्त जो आंदोलन भारतीय लोग कर रहे हैं, उस आंदोलन को दबाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार द्वारा। और उस वक्त के जो वाइसराय थे, उनका नाम था लिनलिथगो। इन्होंने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अध्यादेश 1942 लाया था। अब यहां पर समझिए, जब भारत आजाद होता है उस समय की स्थिति आपको जानकारी है। जैसे ही एक तरफ आजादी की खुशियां हम मना रहे थे उस वक्त जो लोग थे, दूसरी तरफ गम का माहौल था। गम का माहौल क्यों था? क्योंकि पार्टीशन हो गया था, देश दो भागों में बट गया था। जहां एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान बनता है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान बन जाता है, यानी कि पाकिस्तान का एक नए राष्ट्र के रूप में निर्माण होता है। इसलिए क्या होता है कि पंजाब का जो क्षेत्र है, जो लाहौर अमृतसर का क्षेत्र है, वहां पे जो है दंगे होते हैं। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का जो बांग्लादेश है, वहां पर भी दंगा देखा जाता है, जो ये असम और कोलकाता वगैरह का क्षेत्र होता है, वहां पर स्थिति जो है वह बेकाबू हो जाती है। इसीलिए इसी कानून के तर्ज पे भारत सरकार ने 1947 में बंगाल, असम और पूर्वी बंगाल के विभाजन के कारण जो उत्पन्न अशांति हुआ था, उससे निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया था। ध्यान रखना है। अब अध्यादेश क्यों जारी किया जाता है? जैसे कोई मुद्दा है और उस पर कानून बनाना तुरंत लाजमी है, लेकिन संसद का सत्र नहीं चल रहा है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है? अध्यादेश लेके आती है। तो इस स्थिति को तुरंत काबू में पाना था। नव स्वतंत्र राष्ट्र हम बने थे, इसीलिए स्थिति कहीं बहुत ज्यादा विकट ना हो जाए, भारत सरकार ने 4 अध्यादेश जारी कर दिया था। यही जो अध्यादेश है बाद में सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के रूप में फिर पारित करा लिया गया और तब से इसी के माध्यम से काम चल रहा है। अब इसे हम समझते हैं कि अफसपा के प्रमुख प्रावधान क्या क्या होते हैं। देखिए, सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति दी गई है। अशांत क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहां पर उग्रवाद की समस्या हो और ऐसा मालूम पड़ता हो कि सामान्य प्रशासन से स्थिति को काबू में नहीं लाया जा सकता है, ऐसे जगहों पे सशस्त्र बलों की बात की गई है, यानी कि सेना को वहां उतारना लाजमी हो जाता है और फिर सेना जो है शस्त्र का प्रयोग करके, बल का प्रयोग करके स्थिति को काबू में लाती है। सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मार देने का अधिकार यहां पर दिया जाता है और यह जो देखिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अधिकार हो जाता है, क्योंकि आपको यह अधिकार दिया जा रहा है कि आप किसी के जीवन का हनन कर सकते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। और सुरक्षा बलों को यह कानून जो है यह सीधे तौर पर यह अधिकार देता है। अब यहां समझिए, यदि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो जवाबदेही गोली चलाने वाले अधिकारी या जो सुरक्षा बल हैं उसकी नहीं होगी। अब यहीं पर जाकर के मामला फंस जाता है। विवाद का मुख्य जड़ जो है इन्हीं प्रावधानों से होता है। इस कानून में जो कुछ अतिरिक्त छूट दिया गया है सुरक्षा बलों को, कि आपने देखा कि यह उग्रवादी है, आपने उसे की कोशिश की कि वह जो है सरेंडर कर दे, लेकिन इस स्थिति में वह नहीं आता है, तो हम आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार देते हैं। किसी भी हाल में यह जो क्षेत्र है अशांत क्षेत्र, आपको यहां पर शांति बनाए रखना है। इस स्थिति में क्या कीजिए, आपको अधिकार है, आप उसे गोली मार दीजिए। और जब आप गोली मारते हैं तब आपकी जवाबदेही हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। जिसने भी गोली चलाया उसको वहां पे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा, उसकी जवाबदेही वहां पर नहीं तय की जाएगी। यह पूर्ववत मान के चला जाएगा कि वह व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और इससे निपटने के लिए सुरक्षा बल ने यह काम किया। यहीं पर जाकर के विवाद जो है इस कानून को लेकर के गहरा जाता है। इसके तहत यह भी किया जाता है कि जो भी अशांत क्षेत्र होगा वहां 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र जो है वह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर इस बात को लेकर के
आशंका बनी होती है कि संभव है कोई गुटबंदी ना हो जाए, प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई लोग ना करे, इन चीजों को लेकर के किया जाता है। और संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकती है। मान लीजिए अभी आपके घर की तलाशी लेना होगा तो निश्चित तौर पर वारंट लाएगी पुलिस, आपको जानकारी दी जाएगी मजिस्ट्रेट की। लेकिन यहां पर सिर्फ संदेह होता है, आप जा रहे हैं और आप पर संदेह हो कि आप जो है उग्रवादी हो सकते हैं या है आप जो है शांति व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, तो तुरंत रोक करके आपकी तलाशी ले ली जा सकती है। यदि वहां पर सुरक्षा बलों को लगता है कि यह गाड़ी जो जा रही है, वाहन जा रही है, इसमें हथियार हो सकता है, तो बिना पहले किसी सूचना दिए हुए उस वाहन को रोका जा सकता है, उसकी तलाशी भी ली जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति संदेह की स्थिति में पाया जाता है तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अब यह अपने आप में यह जो है विवादास्पद मुद्दा बन जाता है कि आपने पहले वारंट भी इशू नहीं किया, सीधा अरेस्ट कर दिया किसी व्यक्ति को, और उसका आधार क्या था? सिर्फ संदेह। तो कई बार संदेह गलत भी हो जाता है और यह कानून बताता है, इसके प्रयोग बताते हैं कि कई बार यह गलत हुआ भी है। इसलिए मानवाधिकार के जो लोग हैं वह इस कानून का लगातार विरोध करते रहते हैं। ठीक है, इस बात को हम समझ गए। चलिए अब अशांत क्षेत्र को समझ लेते हैं और थोड़ा सा विस्तार से इसे समझते हैं। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल हों या केंद्र सरकार को यह लगे कि राज्य या संघ शासित क्षेत्र के किसी मामले में उसे यह समझ में आए कि उस क्षेत्र की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अशांत और खतरनाक हो गया है, तो सिविल अधिकारियों के सहयोग के लिए वहां पर सशस्त्र बलों की जरूरत होगी, सैन्य बलों की जरूरत होगी, तो वहां पर सैन्य बलों का प्रयोग किया जाता है। राज्य सरकारें सुझाव भी देती है, अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए अथवा नहीं चाहिए इसे। ठीक है, यह राज्य सरकारों के द्वारा सुझाव भी दिया जाता है। सुझाव को मानने या ना मानने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र सरकार के पास है। तो आप समझ लीजिए, आखिरी अधिकार किसके पास हो गया? केंद्र सरकार के पास, गृह मंत्रालय के पास होता है। राज्यपाल चूंकि यहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में काम करते हैं। राज्यपाल के टॉपिक पर हमने कई बार यह डिस्कशन किया ही है। तो यहां पर यदि मान लीजिए कोई राज्य सरकार सुझाव दे रही है केंद्र को कि देखिए हमारे यहां स्थिति इतनी ज्यादा अशांत नहीं हुई है, अब सपा कानून की जरूरत नहीं है, जो सामान्य पुलिस बल है उसके द्वारा, उस प्रशासन के द्वारा हम स्थिति को काबू में ले आएंगे। लेकिन राज्यपाल ने यह रिपोर्ट दिया केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, कि जी नहीं, अशांत क्षेत्र है, यहां पर अफसपा कानून की आवश्यकता है, सामान्य पुलिस बल से स्थिति को सुधार में नहीं लाया जा सकता है, सशस्त्र बलों की आवश्यकता है, सेना को उतारिए। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह जो है राज्यपाल की बात को मान ले या अपने द्वारा वह स्वविवेक निर्णय ले और उस अशांत क्षेत्र को घोषित करते हुए वहां पर अफसपा कानून लगा दे। तो आखिरी शक्ति किसके पास आ गया? केंद्र सरकार के पास। तो इस कानून को लेकर के यहां पर संघ की जो भावना है ना, उस पर भी प्रश्न उठता है कि राज्य को यहां पर कम शक्तियां दी गई है, ठीक है, और केंद्र के पास यहां पर जरूरत से ज्यादा शक्तियां हैं। राज्य सरकार के सुझाव को केंद्र चाहे तो अवहेलना भी कर सकती है। यह भी एक मुद्दा इस कानून में बनता है। इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, उसे समझते हैं। देखिए, यह कहा जाता है कि यह जो अफसपा है केवल उस क्षेत्र में लागू होता है जहां सामान्य कानून और साधारण स्थिति से निपटने के लिए अपर्याप्त हो जाते हैं, स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है, तभी जाकर के आखिरी प्रयोग के तौर पर यह किया जाता है। समझ सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र होता है प्रशासन के पास कि फिर वहां पर सैन्य प्रशासन को उतारना जरूरी हो जाता है। यह तब लागू जब पुलिस बल आतंकवादियों से निपटने में अक्षम हो जाता है और देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है, जिसकी चर्चा हमने की है। देशी और विदेशी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना को विशेष शक्तियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए सेना के जो अधिकारी हैं या जवान हैं वो विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से लड़ने के लिए, जूझने के लिए उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए यहां पर जिस तरह का आतंकवाद हो, चाहे वो उग्रवाद की स्थिति हो, वह नक्सलवाद की स्थिति हो, इस स्थिति में यदि केंद्र सरकार को लगता है कि आसान क्षेत्र है, समान प्रशासन से चीजें सही नहीं हो सकती है, तो वहां पर यह जो है विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अफसपा कानून को लागू किया जा सकता है। इसके विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? बहुत सारी बातें हमने पहले भी की है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मानवाधिकार की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, इसके लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं, सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, उनका कहना है कि आप इन सब चीजों को करके अफसपा कानून के माध्यम से सेना को विशेष शक्तियां देते हैं और इसके वजह से मानवाधिकार की रक्षा नहीं हो पाती है। कई बार जो ये सेना के जवान हैं अपनी लिमिट से बाहर चले जाते हैं और आम नागरिकों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। सशस्त्र बलों को केवल संदेह के आधार पर गोली मारने का
अधिकार दे दिया जाता है। इसकी चर्चा मैंने पहले भी कहा था कि यही मेन मुद्दा है कि किसी व्यक्ति को लगता है कि यह उग्रवादी हो सकता है और आप संदेह के आधार पर गोली मार देते हैं। आप पूछे तो, आप उससे कोशिश तो करें जानने की, क्या पता वह दोषी ना हो। लेकिन यहां पर कई बार देखा भी गया है, कई केसों में यह पाया भी गया है कि इस तरह की गलतियां हुई है। तो इसीलिए यह कानून जो है हमेशा विरोध का सामना करता रहता है। और इनका कहना है कि देखिए, यह जीवन का जो मौलिक अधिकार दिया गया है उसका उल्लंघन है। जीवन का मौलिक अधिकार कहां है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वैसे मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात की गई है हमारे संविधान के भाग 3 में, फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से आधार बिल जब आया था उस वक्त डिफाइंड किया था। और यह जान लीजिए 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें यह प्रश्न आया था राइट टू लाइफ पर। आप जाकर के देखिएगा, प्रीलिम्स वाले पेपर में यह पूछ लिया गया था। इसीलिए यह जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां भी आकर के जुड़ जाएगा। इसलिए जब भी आप पढ़ाई कीजिए ना तो पूरी तरह से चौकन्ना होकर के पढ़िए। करंट अफेयर्स का मुद्दा जो होता है वह थोड़ा सा न्यूज हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हम बेसिक में ही चले जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का यह उल्लंघन है, ठीक है। तो इसीलिए भी इस कानून का विरोध किया जाता है। दूसरी बात जो पहले भी मैंने कहा कि मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत की शक्तियां भी यहां सशस्त्र बलों को दिया जाता है। तो यह क्या होगा, अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करेगा। अनुच्छेद 22 के तहत क्या कहा गया कि गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ जो है संरक्षण मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो जाता है। तो यहां पर अगर आप मनमानी गिरफ्तारी कर लेते हैं या किसी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर गोली मार देते हैं या हिरासत में भी ले लेते हैं तो यह अनुच्छेद 22 का उल्लंघन करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। सशस्त्र बलों को प्रतिरक्षा की बात की गई है। सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। तो यहां भी यह कहा गया है कि सशस्त्र बलों को कभी-कभी अनुचित निर्णय लेने की यह सुविधा दे देता है, यानी कि विशेष छूट दे देते हैं। जब सामने वाले को विशेष छूट देते हैं तो वह भी इंसान ही है, साथ में उसके पास हथियार है, संभव है कि उससे गलतियां हो सके और वह व्यक्ति जो कि दोषी नहीं है उसका भी मौलिक अधिकार हनन हो सके, उसके जान माल की क्षति हो सके। यह बातें कई बार चूंकि कई केस में देखा भी गया है, इसीलिए यह पुष्ट भी बहुत जोरों से हो जाता है। वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं बीपी जीवन रेड्डी, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति का यह काम था कि आप यह तय कीजिए कि अफसपा कानून की प्रासंगिकता क्या है, इसकी जरूरत है भी या नहीं है। तो इस समिति ने ये जो है बीपी जीवन रेड्डी, इन्होंने बहुत विस्तृत एक रिपोर्ट सौंपा था वर्ष 2005 में और इन्होंने चीजों का आकलन करने के बाद यह बताया कि देखिए, अफसपा कानून की जो है वह जरूरत अब नहीं है, इसे आप पूरी तरह से निरस्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, इसकी सिफारिश इन्होंने दिया था। लेकिन इस सिफारिश को केंद्र सरकार पूरी तरह से लागू नहीं करा पाती है, क्योंकि केंद्र सरकार को कई बार ऐसा लगा कि भारत अभी उस स्थिति में नहीं है जहां पर जाकर के अफसपा कानून को खत्म किया जा सके। ठीक है, पूरी तरह से तो लागू नहीं हुआ, लेकिन क्या यह पूरी तरह से इस रिपोर्ट को नहीं माना केंद्र सरकार ने? ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार ने इस पे अमल भी किया और बीपी जीवन रेड्डी की जो अध्यक्षता में समिति बनी थी, इसके कुछ प्रावधान को माना भी गया। सरकार ने यह तय किया कि पूरे राज्य में ना लगाया जाए। मान लीजिए मेघालय के जिस क्षेत्र में अभी अशांति हो, 2 डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, तो उस 2 डिस्ट्रिक्ट में ही लगा दीजिए अफसपा, ऐसा ना कि पूरा मेघालय राज्य में लगा दीजिए। तो इन सब चीजों को इस कमिटी ने बताया था और सरकार ने कुछ बातों को माना भी है, अमल भी किया जा रहा है। समाधान के तरफ चले तो देखिए, समाधान सीधा कहता है कि स्थानीय आबादी से जुड़िए। जब तक आप स्थानीय आबादियों का विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक आप कितना भी कठोर कानून क्यों ना बना दे, कितनी भी कठोर संविधान आपकी क्यों ना हो जाए, सारी व्यवस्थाएं विफल की विफल रह जाएगी। इसलिए आम जनों को विश्वास में लेना बेहद जरूरी है। मौजूदा मामलों में तेजी से जो सुधार करना है उसके लिए आपको इन मुद्दों को सुलझाना होगा। वार्ताओं का दौर जो है आम नागरिकों के साथ, जो उग्रवादी संगठन है उसके साथ करना होगा। और लगातार आप जानते हैं केंद्र सरकार जो है उस वहां पर क्षेत्रीय परिषद भी बनाई है, नॉर्थ ईस्ट की मैं बात करूं तो, और लगातार केंद्र सरकार इस तरह का कार्य भी करते रहती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से निपटने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए, क्योंकि अफसपा कानून के अंतर्गत जिस पर सबसे अधिक प्रश्न आया है आज तक, सिविल सोसाइटी और
जो मानवाधिकार संगठन है, एनजीओ हैं, उनके द्वारा उनका यही कहना है कि यहाँ पर मौलिक अधिकार का हनन होता है। जो एक सामान्य मनुष्य को जीवन जीने के लिए अधिकार दिए गए हैं, यह कानून उसका उल्लंघन करता है। इसीलिए इसके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया हो, निश्चित तौर पर अधिकार दिए जाए सेना के जवानों को, पर इतना छूट ना दिए जाए कि वह किसी व्यक्ति की मनमानी तरह से उसके साथ जो है निपटे। तो इसको लेकर के भी ध्यान देने की जरूरत है। अब सपा को पूरे राज्य में लागू करने के बजाय केवल कुछ अशांत क्षेत्रों तक ही सीमित किया जाए, जिसकी बात पहले हमने कर ली है। यानी कि अगर 5 ही डिस्ट्रिक्ट में अशांत क्षेत्र है, वहां पर स्थिति खराब है, सामान्य प्रशासन नहीं निपट पाती है, तो वहीं पे आप सशस्त्र बलों को लाइए। पूरे राज्य में इसे लागू मत कीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम से कम क्षेत्र में अफसपा कानून लागू हो सके उतना बेहतर है, और इस तरह की हम सामान्य स्थिति आने वाले समय में बना ले कि इस कानून की फिर हमें जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, यह पूरा मुद्दा हो गया। अब इस पर एक प्रीलिम्स का प्रश्न है। प्रश्न देख लीजिए। सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सीधा विचार नहीं करना है, यहां देखना है पूछा क्या गया है, कथन में पूछा गया है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 3 है, यह अधिनियम आपातकाल के समय वर्ष 1977 में पारित किया गया था। ध्यान रखना है, मैंने इस पर चर्चा किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा बलों के पास यह अधिकार होता है कि वे इस क्षेत्र में 10 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। यहां पर कीवर्ड इधर छुपा हुआ है, यह देखना है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्तियों को गोली मारने का अधिकार भी दिया जाता है। यह 3 स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा सही है। उसके आधार पर 4 विकल्प हैं। जो भी विकल्प आपको सही लगे उस विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप में से अधिकांशतः लोग सही जवाब भी दे रहे हैं, यह मैं लगातार देखता रहता हूं। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो आप अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ की जैसे मैंने बात किया, और अनुच्छेद 22 के बारे में भी आप डिटेल से लिख के बताइए। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे देखता भी हूं, आपसे जुड़ा हुआ भी रहता हूं। तो इस लेक्चर में इतनी बातें रखते हैं। अगले किसी लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।